इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। कोई एक ड्राफ्ट बना के प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक ही ड्राफ्ट जो प्रॉपर्टी डीलर के पास होता है जब आप सौदा करते हो, उसी ड्राफ्ट से सारी ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी का सेल परचेज का प्राइस बस चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई रजिस्ट्री की, बाकी शर्तें यूं की यूं लिखी रहती हैं। उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए और स्थिति के मुताबिक आपको जो एग्रीमेंट टू सेल है अपना जो आप बनाएंगे उसको कस्टमाइज करना चाहिए। ये तो हो गई कस्टमाइजेशन की बात कि हम अपने अनुरूप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसमें क्या बातें लिखी जानी चाहिए वो लिखें। लेकिन यदि आप बायर हैं, खरीदार हैं, तो कुछ शर्तें ऐसी लिखी जा सकती है जो बायर को फेवर करें एग्रीमेंट के अंदर। और यदि आप सेलर हैं, बेच रहे हैं प्रॉपर्टी, तो इन शर्तों को आप अवॉइड करना चाहेंगे या अवॉइड करना चाहिए आपको। दोस्तों, पहली ऐसी एक विवादास्पद शर्त है असाइनमेंट क्लॉज। असाइनमेंट का मतलब ये होता है, सरल भाषा में बताऊं तो आपने ड्राफ्ट्स के अंदर पढ़ा होगा, जहां पे ये लिख देते हैं कि यदि खरीदार चाहे तो रजिस्ट्री अपने किसी नॉमिनी के नाम, किसी नामांकित व्यक्ति के नाम, किसी थर्ड पर्सन के नाम पे करवा सकता है और इसमें विक्रेता को, सेलर को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और वो उस थर्ड पर्सन के नाम पे रजिस्ट्री करवाएगा। तो यदि आप बायर हैं और एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये क्लोज आप लिख लीजिए, क्योंकि आपके फेवर में है। कल को आपने भले ही एग्रीमेंट कर लिया, आपके पास किसी वजह से पैसे नहीं हुए, तो आप इस क्लोज का हवाला देके अपने चाचा को, मामा को या फूफा को या किसी को भी या किसी थर्ड पार्टी को आगे लाके खड़ा कर देंगे और बोलेंगे देखिए कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि मैं किसी और के नाम पे रजिस्ट्री करवा सकता हूं, तो जो बाकी के पैसे ये व्यक्ति देगा आप रजिस्ट्री करवाइए। तो बायर हैं आप तो ये क्लोज लिख लो। लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो अपनी और बायर ये क्लोज लिख के लाया है कि मैं किसी के नाम पे भी रजिस्ट्री कराऊंगा, तो हटा दो। दूसरी ऐसी शर्त है दोस्तों बैंक लोन के बारे में। यदि आप खरीदार हैं तो आप एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बैंक लोन ले सकता हूं और यदि बैंक लोन मेरा टाइम पे नहीं हुआ तो मेरे को एक्सटेंशन दिया जाएगा, इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा यदि बैंक लोन मिलने में देरी हो गई, या बैंक ने कोई और कागज मांगे, दस्तावेज मांगे इस प्रॉपर्टी की छानबीन के लिए, तहकीकात के लिए, तो आप देने के लिए बाध्य होंगे। यदि बैंक लोन रिजेक्ट हो गया मेरा, तो फिर ये डील कैंसिल मानी जाएगी, इसे मेरा डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, आप मेरा बयाना या अर्नेस्ट मनी जब्त नहीं करेंगे। या सेलर इस पे आपत्ति करते तो आप लिख सकते हैं कि यदि बैंक मेरा लोन इस वजह से रिजेक्ट करता है कि प्रॉपर्टी में कोई इशू है, तो ये एग्रीमेंट कैंसिल माना जाएगा। भाई अगर मेरा सिविल स्कोर ठीक है, मेरी फाइनेंशियल इनकम ठीक है, मुझे लोन मिल सकता है और बैंक कह रहा है कि भाई नहीं इस प्रॉपर्टी में ये दिक्कत है, तो यदि आप बायर हैं तो इस प्रकार की शर्तें लिख सकते हैं, ये आपको फेवर करेंगी। परंतु यदि आप सेलर हैं और बायर इस तरह का एग्रीमेंट बना के लाए जिसमें ये लिख रखा है कि भाई बैंक लोन देरी लेट हो गया तो डेट आगे बढ़ेगी, बैंक ने प्रॉपर्टी रिजेक्ट कर दी तो ये एग्रीमेंट कैंसिल माना जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी मैंने बोला है, तो फिर वो आपके हित में नहीं है। फिर आप उल्टा लिखेंगे कि भले ही तुम बैंक लोन लो या मत लो या जहां मर्जी से पैसे लेके आओ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है सेलर की। जो तारीख मैंने यहाँ लिख दी कि इतनी तारीख या इससे पहले पैसे आ जाने चाहिए सारे और रजिस्ट्री हो जानी चाहिए, वो हो ही जानी चाहिए। जो कागज मैं दे रहा हूं बस यही दे रहा हूं, इसके सिवा मैं बैंक के मांगने पे और कोई कागज नहीं दूंगा। आपका बैंक से लोन हो ना हो, प्रॉपर्टी में बैंक दिक्कत बताए ना बताए, सिविल अच्छा हो खराब हो, भाई साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप सेलर हो तो उल्टी क्लोज लिखेंगे। तीसरी क्लोज है दोस्तों इंडिमनिटी क्लोज। इंडिमनिटी का सरल भाषा में मतलब ये होता है कि भाई भविष्य में अगर कोई बायर को नुकसान हो गया, सेलर ने कोई बात छुपाई और बायर के हाथ से प्रॉपर्टी निकल गई या कब्जा निकल गया या वो किसी मुकदमेबाजी में फंस गया या उसकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन खराब थी या कुछ और डिफेक्ट था प्रॉपर्टी में या टाइटल में प्रॉपर्टी के, तो उसके लिए सेलर भरपाई करेगा बायर को जो भी लॉस होगा। तो क्योंकि बायर एक विश्वास पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है कि सेलर जो बता रहा है भाई मेरी प्रॉपर्टी ठीक है, इस पे कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्वालिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कब्जा नहीं है, विवाद नहीं है, इत्यादि इत्यादि।
तो अगर बायर हैं तो ये इंडेमनिटी क्लोज डालिए कि सेलर जिम्मेदार है, अगर भविष्य में इस तरह की कोई घटना हो गई तो वो भरपाई करेगा आपको, अगर कोई लॉस हो गया या प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल गई। और यदि आप सेलर हैं तो अगर इस तरह की क्लोज कोई डली हुई है तो उसे हटा दे, या ड्राफ्ट अगर आप खुद ही बना रहे हैं तो डाले ही ना। ये भी डिफरेंट हो गई क्लोजेस। इसी सीरीज में दोस्तों फोर्थ क्लोज हम कह सकते हैं एज इज वेयर इज बेसिस क्लॉज। एज इज वेयर इज बेसिस का मतलब सरल भाषा में हुआ जहां है जैसी है के आधार पे ये प्रॉपर्टी खरीदी बेची जा रही है। अब यदि आप बायर हो और तो आप ये नहीं चाहोगे कि एज इज वेयर इज बेसिस लिखा हो, क्योंकि उसने तो उस समय क्या पता घर पे पेंट वेंट कर दिया हो, दीवारों की सीलन छुपा दी हो, कुछ कमी हो तो छुपा दी हो और कह दिया हो भाई देख लो जैसी है मैं वैसी बेच रहा हूं, खरीदने के बाद मेरे पास आना नहीं कि प्रॉपर्टी में ये डिफेक्ट है, ये ठीक करा दो, वो ठीक करा दो, आपने बताया नहीं, देख लो, दिखा लो, अपने आप चेक कर लो आप। अब एज ए बायर आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मैं कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, प्रॉपर्टी उसके पास थी, आप तुरंत कितनी भी एक्सपर्टीज लगा लो, अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो आप सारी कमियों का पता नहीं लगा सकते। तो एज इज वेयर इज बेसिस लिखने पे सेलर तो मुक्त हो गया कि देखो भाई साहब मैंने तो एग्रीमेंट में लिख दिया था कि जब आप सौदा कर रहे हो तो प्रॉपर्टी आपने देख ली है, एक्सपर्ट को दिखा ली है, ड्यू डिलीजेंस कर लिया है, चेकिंग कर ली है, सब कुछ कर लिया है, अब मैं कुछ इसमें ठीक नहीं करूंगा। तो अगर आप बायर हैं तो इस क्लोज को लिखने से बचें, इस क्लोज को ना लिखें, यह आपके हित में रहेगा, ताकि एग्रीमेंट होने के बाद भी या रजिस्ट्री होने के बाद भी कल को कोई प्रॉपर्टी में आपको कमी पाई गई, आपके सामने आई, तो आप उसे कह सको कि भाई साहब ये आपकी जिम्मेदारी है ठीक कराने, ये छुपाई थी आपने। तो वो एज इज वेयर इज बेसिस का सहारा सेलर नहीं ले सकता कि भाई साहब मैंने तो जहां थी जैसी थी उस आधार पे बेची थी। और इसका रिवर्स, यानी यदि आप विक्रेता है, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो ऐसी क्लोज डालेंगे अगर आपकी मैं एज इज वेयर इज बेसिस पे प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपके फायदे में रहेगी ये क्लोज डालना, ताकि बायर बाद में आके आपको परेशान ना करे कि भाई साहब इसमें तो ये कमी थी, उसमें वो कमी थी। आप कह सकते हो मैंने तो लिख दिया था इसमें जहां है जैसी है, तुमने देख लिया, चेक कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, एक्सपर्ट को दिखा लिया, आर्किटेक्ट को दिखा लिया, जो भी तुमने करना था कर लिया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों पांचवी क्लोज जो हो सकती है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी इसी प्रकार से हो सकती है, वो ये है कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और एग्रीमेंट बना रहे हैं अपना, तब तो आप उसमें ये लिखेंगे जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है उसका एक लिस्ट बना के आप लगाएंगे सेलर से पूछ के कि भाई उसके पास क्या क्या ओरिजिनल प्रॉपर्टी के दस्तावेज है और क्या क्या फोटोकॉपीज हैं सर्टिफाइड, जो कि वो आपको देगा रजिस्ट्री के समय, सेल डीड के एग्जीक्यूशन के समय। परंतु देखिए आप एज ए बायर सोचिए कि उसने कुछ डॉक्यूमेंट बताए या आपने किसी वकील से पूछे, वकील ने कहा भाई साहब ये 5 डॉक्यूमेंट होते हैं या 6 डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी के मामले बड़े पेचीदे हैं, उसके बीच में भी अन्य डॉक्यूमेंट कुछ हो सकते हैं जो कि ना आपके वकील को पता चल सकते ना आपको पता चल सकते, वो सिर्फ सेलर को ही पता होंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट होंगे तो किसी भी तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है, कोई इंडेमनिटी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट गुम होने का कोई दस्तावेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता है कि वो क्या हो सकता है। बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी चेन के अंदर। तो यदि आप बायर हैं तो लिस्ट तो बना के लगवा ही दे कि ये डॉक्यूमेंट वो देगा, लेकिन साथ में क्लोज में लिख दें कि ये जो लिस्ट बना के लगाई जा रही है डॉक्यूमेंट्स की, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, पूरी लिस्ट नहीं है, ये तो देने ही देने हैं। साथ में सेलर के पास यदि कोई अन्य दस्तावेज भी हैं इस प्रॉपर्टी के महत्वपूर्ण, जो टाइटल या संबंधित कागज हैं किसी भी प्रकार के, वो भी सेलर भले इस लिस्ट में मेंशन ना हो, वो बायर को देने के लिए बाध्य है, बायर को देना पड़ेगा उसको। तो बायर हो तो ऐसे लिखें कि ये जो लिस्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये तो एक इंडिकेटिव लिस्ट है। लेकिन यदि आप सेलर हैं तो आप इसका उल्टा लिखें, उल्टा लिखना चाहेंगे वो आपके हित में रहेगा। आप ये लिखेंगे भाई मेरे पास इस प्रॉपर्टी के ये डॉक्यूमेंट है जिसकी लिस्ट में लगा रहा हूं, और इस लिस्ट में जो भी मैंने लिख दिया है इसके अलावा ना तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है ना दूंगा, चाहे तुम्हारा बैंक मांगे चाहे तुम मांगो, तुमने अपने वकील से अपने आप ड्यू डिलीजेंस कर लिया है, चेक कर लिया है कि मेरे पास और कोई डॉक्यूमेंट इस प्रॉपर्टी का नहीं है। बाद में आके ये नहीं कहना कि ये वाला कागज दो नहीं तो डील नहीं होगी, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और रजिस्ट्री वाले दिन इस बात पे झगड़ा नहीं करना कि भाई साहब ये कागज भी लेके आओ, फलाने विभाग से लाओ, ढिमकाने विभाग से लाओ, या प्रॉपर्टी चेन के अंदर इसका जिक्र है ये कहाँ गया।
आप अभी देख लो जो भी देखना है, और सौदा करना है तो करो, नहीं करना है तो यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। तो ये भी अलग तरह से सेलर का जो पर्सपेक्टिव है, लुकआउट है इस क्लोज को देखने का, वो अलग हो सकता है और बायर का अलग हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ क्लोजेस बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी शर्तें क्लोजेस ऐसी हो सकती है जहां पे बायर का जो दृष्टिकोण है, खरीदार का एग्रीमेंट की शर्तों को लिखने का, उसकी जो शब्दावली है, भाषा है, वो अलग हो सकती है ताकि वो उसको फेवर करे। और सेलर जब आप बनते हैं, स्टेप इन करते हैं एक विक्रेता के शूज में एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तब जो आप शब्दावली का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, शर्तों का प्रयोग करते हैं, वो अलग हो सकती हैं आपके फेवर के लिए। इसलिए कोई एक ही प्रॉपर्टी सेल परचेज का एग्रीमेंट पकड़ना, उसमें खाली सेल प्राइस चेंज करके क्लोजिंग डेट चेंज कर देना, रजिस्ट्री इतनी तारीख को होगी और बना देना एग्रीमेंट अंधाधुंध, ये मेरे विचार से तो एक बुद्धिमानी पूर्ण कार्य नहीं है।